नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने इस विद्या गुरु टीचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज की इस सेशन में हम लोग 12th क्लास के फिजिक्स के मॉडल पेपर का जो सेशन 2 है उसको आज देखने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में मैंने सेशन 1 यानी मॉडल पेपर का जो फर्स्ट लेक्चर है उसको मैंने अपलोड कर रखा है। आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो ये मॉडल पेपर जो है एग्जाम 2022 के लिए बीएसवी पैटर्न पर आधारित जो क्वेश्चन है उसको आज हम लोग जानने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए चलते हैं आज के अब इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है आपके सामने कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत तीव्रता का मान क्या होगा। मतलब कि कोई आवेशित खोखला गोलाकार चालक है तो उसके जो भीतर विद्युतीय तीव्रता होगी, मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होगी क्या होगी। तो दोस्तों, मैंने कल इस क्वेश्चन के ऊपर चर्चा किया था और बताया था कि उस समय जो विद्युत तीव्रता का मान होगा हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, शून्य होगा। आवेशित खोखले गोलाकार चालक के अंदर जो विद्युत तीव्रता का मान होगा जीरो होगा। इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा एक का ऑप्शन सी सही होगा, जीरो होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि तीन संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है। तीन को संधारित्र दिया है ना, और तीनों का धारिता क्या है, सी दिया है। श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, परिणामी धारिता का मान क्या होगा। मतलब तीन को कैपेसिटर दिया है ना, और तीनों कैपेसिटर को किस क्रम में जोड़ा गया है, तो सीरीज ग्रुप में जोड़ा गया है। तो उस समय जो उसका फाइनली जो परिणामी धारिता होगा उसका मान बता देना है क्या होगा। तो उसका मान क्या होगा, 3C होगा, या 3/C होगा, या फिर C/3 होगा, या फिर 1/3C होगा। तो फाइनली जो उसका आंसर होगा ना, वो हमारा ऑप्शन 2 का सी सही होगा, है ना। C/3 होगा। तीन कैपेसिटर दिया है, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ना है, इसलिए हमारा क्या होगा, फाइनली जो हमारा परिणामित धारिता होगा वह C/3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर कि दो सेलों को उनके जिनके विद्युत वाहक बल E1 और E2 है ना। दो सेल है जिनके विद्युत वाहक बल जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है E1 और E2 है, तथा आंतरिक प्रतिरोध जो दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो दिया है, R1 और R2 दिया है। तो समांतर क्रम में जोड़ा गया है इसको, है ना। समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है, तब इसका विद्युत वाहक बल क्या होगा, इलेक्ट्रिक मोटिव जो फोर्स होगा क्या होगा बताना है। ऑप्शन एक में दिया है E1 × R1 प्लस E2 × R2 बटा R1 प्लस R2 होता है, या फिर E1 × E2 या प्लस E2 R1 बटा R1 प्लस R2, या फिर ये होगा या। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ये हमारा ऑप्शन ए सही होगा, E1 × R1 प्लस E2 × R1 बटा R1 प्लस R2 होगा। 3 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ए सही होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता क्या होगी, है ना। फेरोमैग्नेटिक जो पदार्थ है, मेटर, इसकी जो चुंबकशीलता है, मतलब परमिएबिलिटी, वो क्या होगा बताना है, हाँ। ऑप्शन एक में दिया है ए में दिया है कि उसकी जो चुंबकशीलता होगी वह बड़ा होगी किससे, एक से, है ना। बी में कह रहा है कि उसकी जो चुंबकशीलता होगी, मतलब माइक्रो चुंबकशीलता को माइक्रो के द्वारा सूचित किया जाता है, एक के बराबर होगी, या फिर एक से बड़ा होगी, या इसका जो मान होगा चुंबकशीलता का मान क्या होगा, जीरो होगा बताना है। तो उस कंडीशन में मतलब जो पदार्थ लौह चुंबकीय होगा ना, उसकी जो चुंबकशीलता होगी, मतलब परमिएबिलिटी जो होगी, वह एक से अधिक होगा, है ना। कभी भी जीरो या फिर माइनस में नहीं हो सकता, वो हमेशा एक से क्या होगा, अधिक ही होगा। इसलिए हमारा 4 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सही होगा। चुंबकशीलता का मान एक से हमेशा क्या होता है, अधिक होता है, कभी भी माइनस में नहीं होगा और ना ही जीरो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक क्या होता है। ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक बताना है। न्यूटन होता है, या फिर न्यूटन प्रति एम्पियर होता है, या फिर AM होता है, मतलब एम्पियर मीटर होता है, या फिर टी होता है, टेस्ला होता है, बताना है। तो ध्रुव प्रबलता का जो SI मात्रक होता है एम्पियर मीटर होता है, मतलब AM होता है ना। इसलिए 5 नंबर का जो हमारे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सही होगा, एम्पियर मीटर। ध्रुव प्रबलता का सही मात्रक क्या होगा, एम्पियर मीटर, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह क्या है। आप जरूर आपने जरूर विद्युत हीटर का इस्तेमाल किया होगा जिसके द्वारा क्या होता है, तो हीट उत्पन्न होता है, और उस हीट का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, तो ठंडी के दिनों में उसके द्वारा अपने बॉडी को टेम्परेचर को बढ़ाते मतलब उससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, मतलब थोड़ा बढ़ता है।
तो जिस पदार्थ के द्वारा उससे मतलब ताप निकलता है ना, उस पदार्थ का नाम बताना है, मतलब उस तत्व का नाम बता देना है। क्या तांबा होता है या प्लेटिनम होता है या टंगस्टन होता है या नाइक्रोम होता है? तो तांबा तो होगा नहीं, प्लेटिनम भी नहीं होगा, टंगस्टन होता है ना। विद्युत हीटर में जो, सॉरी टंगस्टन भी नहीं होगा, है ना। टंगस्टन तो बल्ब में ना किया जाता है ना। टंगस्टन का जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन फिलामेंट जो होता है बल्ब का, वो टंगस्टन का बना होता है। तो फाइनली हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सही होगा, नाइक्रोम। विद्युत हीटर में किस तत्व का व्यवहार किया जाता है? तो नाइक्रोम का व्यवहार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, शोधित विद्युत ऊर्जा क्या है? शोधित विद्युत ऊर्जा जो है ये क्या है? क्या यह एक नंबर में दिया है कि विभवांतर के समानुपाती होता है, या विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है? तो समानुपाती का मतलब समान अनुपाती में होता है ना। ये शोधित विद्युत ऊर्जा जो होता है, समानुपाती का मतलब कि समान अनुपात में होता है, या व्युत्क्रमानुपाती का मतलब कि वो व्युत्क्रम के अनुपात होता है। ये 3 नंबर में दिया है कि उनके वर्ग के मतलब जो शोधित विद्युत ऊर्जा है उनके वर्ग के समानुपाती होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो 7 नंबर का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वह होगा विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। मतलब शोधित विद्युत ऊर्जा जो होता है या विभवांतर के वर्ग के क्या होता है? समानुपाती होता है। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों यदि अभी इस चैनल पर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहेगा। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 नंबर का है व्हीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है। व्हीट स्टोन जो होता है ना, यह प्रतिरोध को मापने का एक क्या होता है? तो ब्रिज एक तरह से मतलब युक्ति होता है। और इस व्हीट स्टोन ब्रिज के द्वारा हम लोग किस प्रकार के प्रतिरोध को मापते हैं? तो आपको पता होनी चाहिए कि जो हाई प्रतिरोध होगा, मतलब सबसे अधिक रेजिस्टेंस होता है, उसी को क्या कहता है? तो व्हीट स्टोन ब्रिज के द्वारा मापा जाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा, यानी उच्च प्रतिरोध को व्हीट स्टोन के द्वारा माप दिया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि एक क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि एक विद्युत धारा का समीकरण दिया है इतना, है ना। एक विद्युत धारा का समीकरण दिया है इतना, आई विद्युत धारा को आई के द्वारा सूचित करते हैं। दिया है 0.6 साइन 100 ओमेगा 1 से 5 1 से निरूपित होता है। तो विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होगी? विद्युत धारा का समीकरण इतना दिया है, मतलब उसको संकेत में दिया है, सूचित निरूपित इतना किया जा रहा है ना। तब विद्युत धारा की जो इलेक्ट्रिक करंट की फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब आवृत्ति होगी, कितना होगा बताना है। 9 नंबर ऑप्शन में एक में दिया 50 ओम 50 पाई दिया होता है, या 50 होता है, या फिर 50 होता है, या 50 पाई होता है, या फिर 100 होता है। तो इस समीकरण से जो विद्युत धारा की आवृत्ति होगी, फ्रीक्वेंसी, वो हमारा 50 सिर्फ 50 होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी सही होगा। प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिघात का मतलब प्रतिघात जो है ना, प्रतिरोध का ही दूसरा नाम होता है ना। तो प्रतिघात का जो हमारा मात्रक होगा यह ओम होगा। प्रतिघात का सही मात्रक क्या होता है? ओम होता है। या अगर आपसे पूछ दे कि प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होता है, तभी आप क्या बताएंगे? तो ओम ही बताएंगे, है ना। प्रतिघात और प्रतिरोध का जो मान होता है, मतलब सही मात्रक होता है, वह ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि शीर्ष धारा को आई नॉट के द्वारा सूचित किया जाता है, और वर्गमूल धारा आई आर एम एस में संबंध क्या होता है? मतलब आई और आई आर एम एस में संबंध क्या होता है? रिलेशन, मतलब रिलेशन बताना है आई आर एम एस और आई नॉट के बीच क्या रिलेशन होता है। तो 11 नंबर में ऑप्शन में दिया है आई नॉट इज इक्वल टू √2 आई आर एम एस, या आई नॉट जो होता है आई आर एम एस के बराबर होता है, या फिर आई नॉट जो होता है आरएमएस का इसका ये दुगुना होता है, या फिर आई नॉट जो होता है इसका क्या होता है? तो अंडर रूट का आधा होता है ना। तो 11 नंबर का जो हमारे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सही होगा। आई नॉट जो होता है, आई नॉट होता है यह रूट अंदर 2 और आई एम एस के क्या होता है? इक्वल होता है, बराबर होता है। इसलिए जो हमारा 11 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। 12 नंबर कह रहा है कि एक निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति स्पष्ट देखने के लिए व्यवहार करता है। मतलब कोई व्यक्ति है जो निकट दृष्टि दोष से क्या है? ग्रसित है। तो वह स्पष्ट देखने के लिए, मतलब निकट स्पष्ट देखने के लिए किस लेंस का व्यवहार करता है?
तो 12 नंबर का हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सही होगा। अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हुआ है तो वह अवतल लेंस का व्यवहार करेगा किस में, चश्मा में। अगर उसको दूर दृष्टि दोष है तो उस समय किस लेंस का व्यवहार करेगा, तो उत्तल लेंस का। और अगर उसको कभी कभी नजदीक का दिखाई देता है और कभी कभी दूर का दिखाई देता है तो उस समय हम लोग किसका, तो बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। तो 12 नंबर का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सही होगा, अवतल लेंस है ना, कॉनकेव लेंस होगा। अगला क्वेश्चन है कि कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है किस किस रंग के लिए। फिर से कांच से मतलब कोई कांच जब प्रकाश जो होता है कांच से हवा में प्रवेश करता है तो उस समय प्रकाश का जो क्रांति कोण होता है सबसे कम किस रंग के लिए होता है। तो सबसे कम किस रंग के लिए होता है बताना है आपको। ऑप्शन एक में दिया है लाल रंग के लिए होता है, या फिर हरे रंग के लिए होता है, या पीले रंग के लिए होता है, या फिर बैंगनी रंग के लिए होता है। तो जब प्रकाश कांच से हवा में प्रवेश करता है तो उस समय जो प्रकाश का क्रांति कोण होता है वह वह हमारा बैंगनी रंग के लिए सबसे क्या होता है, कम होता है ना। बैंगनी रंग के लिए सबसे क्या होता है, कम होता है। तो 13 नंबर का हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सही होगा। बैंगनी रंग के लिए प्रकाश का क्रांति कोण हवा सबसे क्या होता है, कम होता है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि एक पतले प्रिज्म है ना, एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक दिया है माइक्रो है का न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा। एक पतला सा प्रिज्म है जिसका अपवर्तनांक दे दिया है, तब कह रहा है कि न्यूनतम विचलन क्या होगा, है ना। ऑप्शन में एक में दिया है 1 माइनस माइक्रो इंटू ए दिया है, बी में दिया है माइक्रो इंटू 1 माइनस ए, सी में दिया है माइक्रो प्लस ए 1 इंटू ए दिया है, और डी में दिया है माइक्रो प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर दिया है। तो 14 नंबर का हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सही होगा, माइक्रो माइनस 1 इंटू ए होता है। अगर कोई पतला प्रिज्म हो और उसका अपवर्तनांक माइक्रो हो तो उसका न्यूनतम जो विचलन होगा माइक्रो माइनस 1 इंटू ए होगा, है ना। 14 नंबर का ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। प्रकाश के जो अनुप्रस्थ तरंग होता है वह किस प्रकृति की पुष्टि करता है, क्या व्यतिकरण के करता है, या परावर्तन का करता है, या फिर ध्रुवण का करता है, या पूर्ण विक्षेपण का करता है। तो प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की जो प्रकृति होती है वह ध्रुवण पर मतलब पोलराइजेशन पर क्या करती है, पोलराइजेशन को पुष्टि करता है ना। तो 15 नंबर का हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सही होगा, ध्रुवण। अगला क्वेश्चन है कि एक लेंस का नाभ्यंतर हवा में 20 सेंटीमीटर है ना। इसका नाभ्यंतर एक माध्यम में जिसका अपवर्तनांक कितना हो जाता है, तब उस समय हमको बताना है। इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक लेंस का नाभ्यंतर हवा में 20 सेंटीमीटर है ना। नाभ्यंतर दिया है, एक लेंस है जिसका नाभ्यंतर 20 सेंटीमीटर हवा में दिया है। इसका नाभ्यंतर एक माध्यम में जिसका अपवर्तनांक कितना है हो जाता है। तो 16 नंबर का हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सही होगा, इनफाइनाइट होता है ना, अनंत होता है। इस कंडीशन में क्या होता है, तो अनंत होता है। आशा करता हूँ दोस्तों समझ गए होंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है, ये कल भी क्वेश्चन बताया गया था, है ना। 17 नंबर सॉरी, विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है। मतलब विद्युत चुम्बकीय जो तरंग होती है उसकी दिशा संचरण मतलब गति करने की दिशा क्या होती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, है ना। ई वेक्टर इंटू बी वेक्टर के समांतर होती है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कि चुंबकीय क्षेत्र बी तथा विद्युत क्षेत्र ई के अनुपात बी अनुपात ई का मात्रक क्या होता है। इसका यूनिट क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र बी होगा और विद्युत क्षेत्र ई होगा, तो बी और ई का जो अनुपात होगा उन दोनों के अनुपात का मात्रक क्या होगा, यूनिट क्या होगा बताना है। तो 18 नंबर का हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सही होगा, है ना। एसएम इनवर्स होता है। इस कंडीशन में इन दोनों का जो अनुपात होगा रेशियो होगा क्या होगा, एसएम इनवर्स होगा, एसएम इनवर्स होगा ये वाला ऑप्शन। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। मतलब जो ऊर्जा जिस इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा का उत्सर्जन होता है उसकी जो ऊर्जा तो ये किस बात पर निर्भर करती है, प्रकाश की तीव्रता पर, या प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर, या सी में दिया है कि धातु के कार्य फलन पर, है ना, धातु के कार्य फलन पर, या डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 19 नंबर का हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा, 19 नंबर का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 19 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सही होगा, है ना।
प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर। मतलब कि अगर प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बढ़ रहा है तो उसमें फोटो इलेक्ट्रॉनिक की जो ऊर्जा होगी अधिक होगी, और प्रकाश का तरंग दैर्ध्य अगर घट रहा है तो फोटो इलेक्ट्रॉनिक की जो ऊर्जा होगी कम होगी। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन आवेश रहित होता है? आवेश रहित का मतलब कि किस कण पर आवेश नहीं होता है? अल्फा कण पर नहीं होता है, या बीटा कण पर नहीं होता है, या फोटोन कण पर होता है, कण पर होता है, या फोटोन पर नहीं होता है। तो आवेश रहित का मतलब कि जिस पे आवेश नहीं होता है। तो 20 नंबर का हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सही होगा, है ना। फोटोन पर कोई आवेश नहीं होता है, यह चार्जलेस होता है, मतलब न्यूट्रल होता है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो श्रेणी, बहुत सी श्रेणियां होती है, जैसे बामर, हम्फ्री, ब्रैकेट, लाइमैन, फंड, एटीसी होती है इत्यादि। तो उसकी जो कौन सी श्रेणी होती है वह अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है। एक में 21 में ए में दिया है हम्फ्रीज श्रेणी, या फंड श्रेणी, या ब्रैकेट श्रेणी, या लाइमैन श्रेणी। तो 21 नंबर का हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सही होगा, है ना। लाइमैन श्रेणी की जो लाइमैन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो लाइमैन श्रेणी होती है वह अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है ना। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, है ना। जितने, फिर से एक बार क्वेश्चन को दोहराना चाहूंगा, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन में दिया है आपके पास, ऑप्शन एक में दिया है कि औसत आयु, या अर्ध आयु, या फिर क्षय नियतांक, या आवर्तकाल। तो इस क्वेश्चन को मैंने कल भी बताया था कि जितने समय में परमाणु की जितने समय में किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है तो उसको अपन अर्ध आयु बोलते हैं। अर्ध मतलब होता है आधा, और इसमें कह रहा है कि आधी हो जाती है, आधी का मतलब होता है आधा, है ना, उसको अर्ध आयु बोला जाता है। तो 23 नंबर का हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सही होगा, अर्ध आयु। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, कि बीटा किरणें विक्षेपित होती है, किससे विक्षेपित होती है बीटा किरणें? तो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में होती है, किसमें क्षेत्र, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में होती है, या केवल चुंबकीय क्षेत्र में होती है, या फिर केवल विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में होती है, या चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र दोनों क्षेत्र में होता है। तो बीटा किरणें जो विक्षेपित होती है वह चुंबकीय क्षेत्र, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों फील्डों में ही क्या होती है, तो विक्षेपित होती है ना। क्वेश्चन नंबर 25, एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया अपद्रव्य होना चाहिए। एन टाइप मतलब नेगेटिव टाइप के जो नेगेटिव टाइप के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम के साथ जो मिलाया गया अपद्रव्य होता है उसको, वह कैसा होना चाहिए? त्रिसंयोजक होना चाहिए, या चतुस्संयोजक होना चाहिए, या पंच संयोजक होना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। तो 25 नंबर का हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सही होगा, पंच संयोजक होना चाहिए। एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया जो अपद्रव्य होगा वह पंच संयोजी, मतलब 5 तत्वों से मिलकर होना चाहिए, अपद्रव्य होना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर से यहाँ से मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। और एक बात बोलना चाहूँगा, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। और यह क्रैश कोर्स सिर्फ केमिस्ट्री का ही, फिजिक्स का ही नहीं चलेगा, और केमिस्ट्री, हिंदी, जो इंग्लिश होते हैं सबका क्रैश कोर्स चलाया जाएगा। मतलब जितने भी मॉडल पेपर बिहार बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया उसमें बताया जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।